दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं यूपी जीआईसी प्रवक्ता के मुख्य परीक्षा में जो 2 प्रश्न पत्र होंगे उनमें से प्रथम प्रश्न पत्र की पहली प्रैक्टिस सेट आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। और जितने भी लोगों ने प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। और कितने लोगों का हुआ है वो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं या व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर दें अगर रिज़ल्ट अब तक आप लोगों ने देख लिया हो तो। वैसे रात में बहुत सारे लोगों का मैसेज आ गया था, लेकिन अभी भी जिन लोगों का बाकी है वो लोग अपना रिज़ल्ट देखकर ज़रूर मैसेज करें। और मैंने रात में ही आपको बताया था कि समय बहुत ज़्यादा नहीं है। 40 प्रैक्टिस सेट हम उपलब्ध कराएंगे, 20 प्रथम प्रश्न पत्र का और 20 वैकल्पिक विषय का। हमसे जुड़ने के लिए ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए नंबर का। इस नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं कि क्या प्रैक्टिस सेट की होगी। वैसे इस वीडियो में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को नहीं पता है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वैसे रात में मैंने बता दिया था, उनको बता दें कि जो मुख्य परीक्षा आपकी लिखित परीक्षा होगी उसमें प्रथम प्रश्न पत्र में आप देखेंगे कि ये 100 अंक का होगा, समय 2 घंटे होगा। सामान्य हिंदी के 50 अंक के प्रश्न होंगे और निबंध भी 50 अंक का होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र आपका वैकल्पिक विषय होगा जो 300 अंक का होगा, समय 3 घंटे होगा। सामान्य हिंदी में क्या पूछा जाएगा, निबंध में क्या पूछा जाएगा, ये पूरा प्रैक्टिस सेट में हम लोग बात करने जा रहे हैं। सामान्य हिंदी में गद्यांश है, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम, विदेशी शब्द, शब्द रूप, संधि, समास, क्रिया, वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, लोकोक्ति, मुहावरे, उत्तर प्रदेश की बोलियाँ, ये सामान्य हिंदी में रहेगा जो 50 अंक का होगा। निबंध जो होगा वो साहित्य संस्कृति पर आधारित होगा, राष्ट्रीय विकास योजनाएं या क्रियान्वयन पर आधारित होगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक समस्याओं पर आधारित होगा, विज्ञान पर्यावरण पर आधारित हो सकता है, प्राकृतिक आपदाओं पर आधारित हो सकता है या कृषि उद्योग व्यापार पर आधारित हो सकता है। जो आपका वैकल्पिक विषय होगा उसमें 3 खंड होंगे, 5 प्रश्न होगा जो 250 शब्द का होगा। एक प्रश्न 250 शब्द का लिखना है, एक प्रश्न का उत्तर। हर प्रश्न जो होगा वो 5 अंक का होगा, तो इस तरीके से 125 अंक का ये हो जाएगा। 5 प्रश्न खंड बा में आपको करने हैं, 150 शब्द में एक का उत्तर लिखना है, तो इस तरीके से 15 × 5 75 अंक का ये हो गया। 10 प्रश्न आपको खंड सा से मिलेंगे, एक प्रश्न का उत्तर आप 50 शब्द में लिखेंगे, तो इस तरीके से 100 अंक ये हो गया। तो टोटल आपके 300 अंक हो गए। अब आइए आगे बात कर लेते हैं प्रैक्टिस सेट की। मुख्य परीक्षा के लिए नियमित प्रैक्टिस 40 दिनों तक होगी हमारे यहाँ। प्रथम प्रश्न पत्र में 20 और वैकल्पिक विषय में 20, एक दिन प्रथम प्रश्न पत्र, एक दिन वैकल्पिक विषय। आज का वीडियो पब्लिश है, जितने भी चैनल पर हमारे लोग देख रहे हैं, जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, वो ध्यान दें। आपका विषय कोई भी हो, अगर आप इन 20 प्रश्न पत्र को लेते हैं तो इसकी फीस हमारे यहाँ 2000 है। और वैकल्पिक विषय केवल हिंदी उपलब्ध है, जो कि हमारा चैनल है, हमारे यहाँ केवल हिंदी ही कराया जाता है, तो इसकी फीस 2000 है। और अगर दोनों आप लेते हैं तो मात्र 3500 में आपको दोनों मिलेगा और 40 दिन तक होगा। फरवरी में आपका पेपर है, बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं मिल रहा है। जनवरी पूरी मिल रही है और इधर फरवरी आपको 20 दिन मिल रहा है। 50 दिन का समय है, 40 दिन ये चलेगा, 10 दिन आप अपना रिवीजन करें। तो इसके लिए हमारे नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी आप ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस आज की, जो कि मैंने पहले कहा है कि पब्लिश है। किस तरीके के प्रश्न होंगे उन्हें आप देखिए। पहला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। यहाँ पर 5 शब्द दिए गए, प्रत्येक 1 अंक का है और ये हो जाएगा कुल 5 अंक का। जैसे पत्थर है, पत्थर का तत्सम क्या होगा, प्रस्तर होगा। माथा का क्या होगा, मस्तक होगा। साखी का क्या होगा, साक्षी। कुटिया का कुटी, नाच का नृत्य। तो इस तरीके से आपका 5 हो गया। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठें, लिख लें। पत्थर का लिखें प्रस्तर, पत्थर का लिख लें प्रस्तर।
माथा का लिख लें मस्तक, माथा का लिखें मस्तक, साखी का लिखें साक्षी, कुटिया का लिखें कुटी, नाच का लिखें नृत्य। 5 अंक हो गए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। 5 शब्द दिए गए, प्रत्येक 1 अंक का है। 5 करने हैं आपको और 5 अंक का ये भी हो गया आपका। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अब इसका शुद्ध रूप क्या होगा? इसका शुद्ध रूप होगा मैं आपको धन्यवाद देता हूं। शुद्ध क्या होगा? मैं आपको धन्यवाद देता हूं। दूसरा है उसने प्राण की बाजी लगा दी। देखिए, प्राण ऐसा शब्द है जो एक वचन और बहुवचन में भी प्रयुक्त होता है। उसने प्राणों की बाजी लगा दी। प्राण की बाजी नहीं, प्राणों की बाजी लगा दी, ये होगा शुद्ध। मरीज को अब दवा लेनी चाहिए। नहीं, मरीज को जो लिखा है कि अब दवा लेनी चाहिए, यहाँ पर ये हो जाएगा आपको मरीज को अब नहीं है, मरीज को दवा लेनी चाहिए। मरीज को दवा लेना चाहिए। अगला, अब आप चाहो तो काम बन सकता है। इसका होगा आप चाहो नहीं, आप चाहें तो काम बन सकता है। आप चाहो तो काम बन सकता है नहीं होगा। इसका शुद्ध रूप होगा आप चाहें तो काम बन सकता है। अगला प्रश्न है, शिक्षक ने छात्र से प्रश्न पूछा। शिक्षक किसी एक छात्र को बैठकर नहीं पढ़ा रहा है। जब एक छात्र होगा, एक बच्चा होगा वहां पर, तो ये नहीं लिखा जाएगा शिक्षक ने छात्र से पूछा। और ऐसा नहीं होता है कि एक छात्र को बैठाकर पढ़ाते हैं लोग। शिक्षक के सामने एक नहीं बहुत छात्र होते हैं, इसलिए शुद्ध रूप होगा शिक्षक ने छात्रों से प्रश्न पूछा। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा या व्हाट्सएप पर जरूर कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर उनका अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब यहां पर मुहावरे दिए गए हैं, एक एक नंबर के हैं, 5 हैं, 5 अंक के ये भी हो गए। प्रश्न संख्या 3 आप देख रहे हैं, कुर्सी तोड़ना यानी काम ना करना। कहते हैं क्या कर रहे हैं? बैठ के कुर्सी तोड़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, यानी कुर्सी तोड़ना अर्थात काम ना करना। कहते हैं सरकारी दफ्तरों में आप देखिए, कार्यालयों में आप देखिए, जो अधिकारी हैं वो कुर्सी बैठ के तोड़ रहे हैं, यानी काम ना करना। आज कल के सरकारी कार्यालयों में सभी कर्मचारी कुर्सी तोड़ते हैं। कहते हैं जाइए जाइए, आपका दाल नहीं गलने वाला है, यहाँ पर दाल ना गलना यानी कोई बस ना चलना। अब की चुनाव में एक विशेष दल के आगे किसी भी दल की दाल नहीं गलेगी। भाई चुनाव का माहौल है तो कहा जा सकता है इस तरीके से कि अब की चुनाव में एक विशेष दल के आगे किसी भी दल की दाल नहीं गल सकती। पानी फेर देना, कोई काम आदमी करता है या कर रहा होता है या कोई सभा होती है और कोई पहुंच जाता है और कुछ बोल दिया, कह दिया, तो उन्होंने कहते हैं, तो लोग वहाँ पर कहते हैं तुमने तो सारी चीज़ बने बनाए पर पानी फेर दिया, यानी बेकार कर देना। उसने मेरे सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। बात समझ में आ रही है? सिर मारना, कहते हैं जाइए जाइए, यहाँ पर सिर मारने से कुछ नहीं होगा, यानी व्यर्थ का प्रयास करना। इस कार्य के लिए आप बेकार अपना सिर मार रहे हैं, इसमें होना हवाना कुछ नहीं है। इसका मतलब सिर मारना अर्थात व्यर्थ का प्रयास करना। टेढ़ी खीर होना यानी क्लिष्ट कार्य, जैसे कहते हैं कि बहुत बड़ी परीक्षा जीआरएफ की अगर बात करें तो कहते हैं जीआरएफ की परीक्षा पास करना बहुत टेढ़ी खीर है, या आईएएस की परीक्षा पास करना बहुत टेढ़ी खीर है। तो इस तरीके से टेढ़ी खीर का मतलब होता है क्लिष्ट कार्य। समझ में आ गया? अगला प्रश्न देखें, निम्न शब्द समूहों के लिए एक एक शब्द लिखिए। अब यहां पर यह भी प्रत्येक 1 अंक का होगा और 5 है तो 5 अंक के हो जाएंगे। जहां जाना कठिन हो उसे क्या कहते हैं?
दुर्गम, दुर्गम बर्फानी घाटी या दुर्गम पहाड़ी, यानी जहाँ जाना कठिन हो उसे कहा जाता है दुर्गम। गुरु के समीप रहने वाला उसे कहते हैं अंतेवासी। लिख रहे हैं आप लोग ना, कॉपी पेन लेकर बैठे ताकि आप लिखते चलें और डेली का डेली जितना मैटर आपके पास होता जाए उसका रिवीजन करते चलें। ये पीडीएफ सुबह ही लोगों को उपलब्ध करा दिया गया ताकि इसको हल करके अपना उत्तर भेज सकें। आप लोग उत्तर भेजेंगे और फिर मिलान करके बताया जाएगा कि आपके कितने सही हैं। जो पृथ्वी से संबंधित हो उसे कहेंगे पार्थिव। जिसके पास कुछ ना हो उसको क्या कहेंगे? अकिंचन। किंचा, अभी भी देखिए आप अवधि में जाइए, कहते हैं जाओ जाओ तुमको किंचा भर नहीं मिलेगा, कहते हैं नहीं, किंचा भर मतलब किंचा भर, राई भर। और अकिंचन वो भी नहीं, यानी जिसके पास कुछ भी ना हो। तो अकिंचन यानी जिसके पास कुछ ना हो, जो पढ़ना, जो लिखना पढ़ना ना जानता हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे यह निरक्षर है, इसको पढ़ना लिखना नहीं आता है। अगला प्रश्न, निम्न के शुद्ध रूप लिखिए। अब यहां पर आप देखें, शुद्ध रूप लिखना है तो यहां आशीर्वाद जो रा लगा होता है आपका, वो रा कहां पर लगा होगा? रा जो आपका लगा आशीर्वाद, उच्चारण से ही आप पकड़ सकते हैं आशीर। अब श के बाद रा लगेगा, यानी रा कहां पर लगेगा? वा पर लगेगा, ये होगा आशीर्वाद। व्यवहारिक नहीं होता है, व्यावहारिक होता है, बड़ा या होगा। तो यहां पर कहां कहां गलतियां हैं, कौन सा शुद्ध रूप होगा, यह आपको ध्यान देना है। महाराजा, महाराजा नहीं होता है, महाराजा होता है, ह बड़ा होगा, महाराजा होगा। बलिष्ठ नहीं होता है, बलिष्ठ होता है, ठ लगेगा, ट नहीं लगेगा, ठ होगा, बलिष्ठ। और ब्रह्म नहीं होता है, ब्रह्म होता है, यानी ह पहले होगा, आधा ह होगा, उसके बाद में म होगा, यानी ऐसे लिखेंगे आप, ऐसे आपका हो जाएगा ह, और यहां पर होगा आपका म, ये होगा आपका ब्रह्म। ह का उच्चारण पहले होगा, ना कि म का उच्चारण पहले होगा। तो इस तरीके से इसको आपने देखा। निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द में आप देखें, तो यहां पर आपका हो जाएगा पुरुष। पुरुष लिखा है तो पुरुष का क्या होगा? महिला, पुरुष का महिला। सुलभ का क्या हो जाएगा? दुर्लभ, सुलभ का हो जाएगा दुर्लभ। विपन्न का क्या हो जाएगा? संपन्न, विपन्न का संपन्न। नैसर्गिक का अनैसर्गिक भी होगा, ध्यान रखना। नैसर्गिक का आप अनैसर्गिक लिखेंगे तो भी गलत नहीं है, या कृत्रिम लिखेंगे तो भी गलत नहीं है। नैसर्गिक का चाहे आप कृत्रिम लिखें और चाहे आप अनैसर्गिक लिखें। अस्थिर का आप स्थिर लिखें, तो यहां पर इसका हो जाएगा स्थिर। निम्न शब्दों के अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे प्रसाद, प्रसाद क्या होगा? यहां पर आप देखें तो प्रसाद क्या होगा? प्रसाद होगा भवन, विशाल भवन। प्रसाद नहीं लिखा है, प्रसाद लिखा है, प्रसाद नहीं लिखा, प्रसाद नहीं लिखा, ध्यान रखना, प्रसाद है। तो इसलिए प्रसाद होगा विशाल भवन। राष्ट्रपति अपने प्रसाद से बाहर निकले और जनता से मिले, स्नेह। अब यहां पर जो स्नेह आप देख रहे हैं, छोटों से जो प्रेम होता है उसे कहा जाता है स्नेह। यानी छोटों से स्नेह रखना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है। स्पर्धा, मन की इच्छा जो किसी से अधिक उन्नति करने की हो, पूरे कक्षा के विद्यार्थियों में अधिक अंक अर्जित करने की स्पर्धा है, यानी मन की इच्छा। तट, तट क्या होगा? किनारा होगा। हम लोग लखनऊ के आसपास, लखनऊ में है, हमारे आसपास जैसे हो गया, जैसे नदी है गोमती,
तो लखनऊ में गोमती का तट बहुत ही मनोहारी है, कह सकते हैं। व्याधि, व्याधि का क्या होगा? व्याध है शारीरिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा को ही व्याधि कहते हैं। आदि व्याधि से हमें छुड़ाओ हितकारी, बहुत सारे शब्द हैं जहाँ पर वाक्य आप पूरा बनाकर लिख सकते हैं। और इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 8। निम्न शब्दों के 5-5 पर्यायवाची शब्द लिखिए। ये भी एक एक अंक का है, एक एक अंक का ये भी है। पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो पर्यायवाची में जैसे आप देखें कि अग्नि है, 5 पर्यायवाची शब्द आपको अग्नि का लिखना है। तो आप याद कर लीजिए कि अग्नि का अनल होगा, वायुसखा होगा, पावक होगा, धूमकेतु होगा, कृशाणु होगा। तो ये बहुत सारे अग्नि के पर्यायवाची 5 आपको याद होंगे। पृथ्वी का भू भूमि अवति धारा वसुमती धरणी, बहुत सारे हैं 5, तो आपको याद ही होंगे। देवता में सुर हैं, अमर हैं, निर्जर, त्रिदश, गिवाड़। तो इस तरीके से देवता के 5 आपको लिखने हैं। मेघ की बात करें तो नीरद या वारिधर या अम्बुद, पयोधर, बादल, इस तरीके से आप 5 मेघ के लिख सकते हैं। सोना का आपको लिखना है तो सोना का आप लिख दे कंचन, कंचन में मतलब सोना होगा। जात रूप भी सोना होगा। हिरण लिख लीजिए, ये भी सोना होगा। कनक सोना होगा, भाई कनक कनकते 100 गुनी, बहुत याद होगा आपको। हाटक, हाटक मतलब भी सोना होता है। तो इस तरीके से 5 आपको लिखने थे। तो 8 प्रश्न तक हम लोग चले और सब में 5-5 था। तो 8 गुणे 5 हमने अब तक कितना किया? प्रथम प्रश्न पत्र में 40। अब सामान्य हिंदी में 10 अभी बचा हुआ है और वो 10 होगा गद्यांश से, जो गद्यांश दिया गया है। यहाँ पर जो गद्यांश है उसे आप देखें। गद्यांश लिखा है कि जीवन का उद्देश्य ही आनंद है। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में रहता है। किसी को वह रत्न द्रव्य में मिलता है, किसी को भले पूरे परिवार में, किसी को लंबे चौड़े भवन में, किसी को ऐश्वर्य में। लेकिन साहित्य का आनंद इस आनंद से भी ऊंचा है, इससे पवित्र है, इसका आधार सुंदर और सत्य है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। ऐश्वर्य या भोग के आनंद में ग्लानि छिपी होती है, उससे अरुचि भी हो सकती है, पश्चाताप भी हो सकता है, पर सुंदर से जो आनंद प्राप्त होता है वह अखंड है, अमर है। ये पैसेज है आपके सामने। पैसेज आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, जिन लोगों को व्हाट्सएप पर भेजा गया है उन लोगों ने पैसेज को पढ़ लिया होगा। अब इस पर आधारित 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि ये जो पैसेज है जो आपने पढ़ा, इसका ये जो गद्यांश है, जो पैसेज है, इसका भावार्थ क्या होगा? तो भावार्थ मैं आपको सुना देता हूँ, भावार्थ बता देता हूँ। आपको पैसेज आपने पढ़ा होगा, आप लिख भी सकते हैं। जैसे आप इसमें देखें कि साहित्य जीवन है। पहली पंक्ति देखें कि जीवन का उद्देश्य ही आनंद है। और आनंद किससे मिल रहा है? साहित्य से मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि साहित्य जीवन है। भाई जिसके जीवन में आनंद ना हो, कैसा जीवन? और आनंद मिल कहाँ से रहा है? साहित्य से मिल रहा है। तो इसलिए इस गद्यांश के आधार पर हमको उत्तर देना है। साहित्य जीवन है। जीवन की नींव पर साहित्य के भवन निर्मित होते हैं। जीवन या सृष्टि, ईश्वर सृष्टा है। यह अनंत और अगम्य है। सृष्टि के प्रति ईश्वर जवाबदेह नहीं है। सृष्टि के प्रति ईश्वर जवाबदेह नहीं है। उसने सृष्टि को स्वतंत्र निर्मित किया है और अपने शुभाशुभ कर्मों द्वारा इसे भोगने के लिए छोड़ दिया है। उसने सृष्टि को स्वतंत्र निर्मित किया है और अपने शुभाशुभ कर्मों द्वारा इसे भोगने के लिए छोड़ दिया है। जीवन का उद्देश्य आनंद तत्व की प्राप्ति है। जीवन का आनंद साहित्य सृजन में है। रत्न भंडार
एवं द्रव्य अर्जन करने में नहीं। साहित्य का उद्देश्य आनंदानुभूति है। तो ये हो गया, हम लोगों ने बात कर ली कि इसके भावार्थ की। यहाँ जो मैंने प्रश्न दिया 10 अंक यहाँ पर देने हैं, इसमें भावार्थ से उत्तर देने हैं। तो जो गद्यांश का भावार्थ आप लिखेंगे वो हो गया आपका 3 अंक का। रेखांकित पदों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 2 रेखांकित पद हैं, एक रेखांकित पद का अर्थ के लिए 2.5 नंबर, तो दोनों के लिए हो गया 5 नंबर। उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, ये होगा 2 अंक का। तो इस तरीके से 10 यहाँ हो जाएगा, तो 40 10 50 आपके पूरे हो जाएंगे। अब देखते हैं कि जो यहाँ पर आप देखें साहित्य का आनंद, यहाँ जो अर्थ स्पष्ट करना है रेखांकित शब्द का, वो रेखांकित को आप देखें। साहित्य का आनंद इस आनंद से भी ऊंचा है, इसमें इससे पवित्र है, इसका आधार सुंदर और सत्य है। अब इसका अर्थ क्या होगा, गौर से सुने। साहित्य का आनंद सर्वोपरि है, इसका अर्थ यह होगा कि साहित्य का आनंद सर्वोपरि है। मनुष्य को जीवन में चाहे जितना धन मिल जाए, भरा पूरा परिवार मिल जाए, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं भवन मिल जाएं, लेकिन मनुष्य को जीवन में साहित्य से जो आनंद मिलता है, वह आनंद इन सब से कदापि नहीं मिल सकता। जीवन की नींव पर साहित्य की अट्टालिकाएं निर्मित होती हैं। साहित्य का आधार सुंदर और सत्य है, इससे पवित्र कुछ भी नहीं। तो यह रेखांकित जो लिखा गया था, रेखांकित जो पद दिया गया था, उसका अर्थ आपने देखा पहले का। दूसरा जो रेखांकित पद है वो है ऐश्वर्य या भोग के आनंद में ग्लानि छिपी होती है। यानी साहित्य जीवन मूल्यों का साधन है और साध्य है सत्य की खोज। गौर करिएगा, ऐश्वर्य या भोग के आनंद में ग्लानि छिपी होती है, इसका अर्थ क्या होगा? अर्थ यह है, पूरा पैराग्राफ आप पढ़ेंगे, पूरा गद्यांश आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इससे कि साहित्य जीवन मूल्यों का साधन है और साध्य है सत्य की खोज। इसलिए साहित्य आनंद तत्व की साधना है और इसकी प्राप्ति साहित्य का उद्देश्य है या लक्ष्य है, कह सकते हैं। मनुष्य को जीवन में चाहे जितनी सुख सुविधा मिली जाए, लेकिन उसे मानसिक शांति नहीं मिल पाती है। किसी मनुष्य को जो सुख सुविधा मिलती है, समाज की नज़रों में वो बहुत ही सुखी माना जाता है, लेकिन उसके आनंद में ग्लानि छिपी रहती है। जीवन का उद्देश्य उस आनंदमय ब्रह्म का साक्षात्कार है जो सर्वनियंता है। उसका साक्षात्कार करना आनंद का साक्षात्कार है। तो ये बात कर ली हम लोगों ने। जो इस गद्यांश के जो पद दिए रेखांकित पद थे, इनका अर्थ हम लोगों ने देख लिया। 5 नंबर हो गया। अब बचा आपका 2 नंबर कि इसका शीर्षक क्या होगा। जो गद्यांश है, तो गद्यांश का जो शीर्षक होगा वो होगा साहित्य और जीवन। शीर्षक होगा साहित्य और जीवन। साहित्य और जीवन। तो सामान्य जो पेपर था, प्रथम प्रश्न पत्र, उसमें सामान्य हिंदी के जो 50 अंक के प्रश्न पूछे जाने थे, वो मैंने आपको 50 बताया, फॉर्मेट बताया कि किस तरीके के प्रश्न होंगे और पूरा आपने देखा। ये पहला प्रैक्टिस सेट आज का था। अब बात कर लेते हैं निबंध की, जो कि 50 अंक का होगा। निबंध जो होगा 1000 शब्द में आपको एक निबंध लिखना है। 1000 शब्द का एक निबंध लिखना है और कुल निबंधों की संख्या होगी तो एक निबंध होगा 25 अंक का। तो इस तरीके से आप देखेंगे 25 × 2 50 अंक हो गया। तो 2 निबंध आपको लिखने हैं 1000 शब्द के जैसे, और लिखने 2 है, मिलेगा आपको 4 या 5, जिनमें से 2 लिखना है। 4 या 5 आपको मिल सकता है, 4-5 में से केवल 2 लिखने होंगे।
जैसे मैंने दे दिया वर्तमान मीडिया का लाभ और हानि क्या होगा, या भारत में बाल श्रमिक समस्या, या मेरी प्रिय पुस्तक, या सरकार की जो श्रम कार्ड योजना चल रही है उस पर। तो किसी दो पर आपको निबंध लिखने हैं और निबंध लिख के फिर आपको सबमिट करना होगा। उसको चेक किया जाएगा। चेक करने के बाद फिर बताया जाएगा कि आपने जो लिखा इसमें क्या कमियां हैं, कहाँ पर आपको क्या चीज़ और करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। जैसे मान लिया मेरी प्रिय पुस्तक लिख रहे हैं और प्रिय पुस्तक में आपने दे दिया आप हिंदी साहित्य आपको आता है, आप साहित्य के विद्यार्थी हैं, आपने दे दिया जयशंकर प्रसाद की कामायनी, जयशंकर प्रसाद की जो रचना है और आप लिखना चाहते हैं कामायनी पर, तो आप कामायनी पर लिखिए। आप साहित्य के विद्यार्थी हैं, आपका वैकल्पिक विषय हिंदी है, हिंदी आपकी अच्छी है, आपने लिख डाला मेरी प्रिय पुस्तक पर। मान लिया किसी का ज्योग्राफी है, किसी का हिस्ट्री है, किसी का पॉलिटी है, किसी का इकोनॉमिक्स है, तो उस तरीके से भी यहाँ पर आप देखेंगे कि वो आपको मिल जाएगा आपके सब्जेक्ट से मिलता जुलता। तो जैसे मान लिया मेरी प्रिय पुस्तक की बात करें तो आपने लिख दिया कामायनी पर। अब कामायनी में आपको लिखना क्या है, 1000 शब्द पूरे आपको लिखने हैं। कामायनी क्या है उसके बारे में आपको लिखना है। आप कोटेशन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नाम लिखकर कि इन्होंने इस रचना के बारे में ऐसे ऐसे कहा है। कामायनी एक महाकाव्य है, तो इसमें आप यह भी बताएंगे कि महाकाव्य होने के पीछे कौन कौन से कारण हैं, महाकाव्य होने के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी होनी चाहिए, और वो शर्तें इसमें पूरी हो रही हैं या नहीं, और जो यह रचना है उसका उस समय के समाज से वास्तविक रूप से क्या संबंध है, इस रचना को लिखने के पीछे क्या कारण है। इस रचना में जो काव्य शास्त्र, जैसे अब ये काव्य रचना है तो इस रचना में क्या काव्य शास्त्र के अनुसार काव्यांगों का प्रयोग हुआ है या नहीं, जैसे रसों का प्रयोग हुआ है या नहीं, या काव्य शास्त्र के अनुसार महाकाव्य का नायक धीरोदात्त होना चाहिए, तो धीरोदात्त के लक्षण बताए गए हैं या नहीं। कामायनी का कार्य क्या है, भावावृत्ति, कर्मवृत्ति और ज्ञान वृत्ति के सामंजस्य द्वारा समरसता और उसके फलस्वरूप आनंद की सिद्धि। तो क्या ये सारी चीजें इसमें मिल रही हैं या नहीं। तो इन सारी चीजों को करते हुए और अंत में संक्षेप में आपकी क्या राय है उस राय को व्यक्त कर दें और 1000 शब्द आपके पूरे हो जाएंगे। तो अभी तक किसी ने निबंध भेजा नहीं है लिखकर, जबकि सुबह ही भेज दिया गया था और अभी तो दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, सुबह 10 बजे दिया गया था। हो सकता है लोगों के पास समय न हो, बहुत सारे लोग विद्यालय में रहते हैं इसलिए नहीं भेजा है, लेकिन रात तक ज़रूर आप लोग भेज दें व्हाट्सएप पर। और यदि आप जुड़ना चाहते हैं, हमारे यहाँ बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे इस दिए गए नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी मतलब क्या क्या होगा, कैसे फ़ीस सबमिट होगी, उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र केवल करना चाहते हैं, आपका वैकल्पिक विषय हिंदी के अलावा कुछ और है, तो प्रथम प्रश्न पत्र के लिए 2000। वैकल्पिक विषय आपका हिंदी है, केवल हिंदी करना चाहते हैं तो उसके लिए 2000, और दोनों करना चाहते हैं तो 3500 फीस रखी गई है। तो जिन लोगों का एडमिशन हो गया है अभी तक 8-10 लोगों का उनको भेज दिया गया है और वो लोग हल करके भेज रहे हैं। अभी आप लोग भी जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। बाकी हम लोग बीच बीच में पब्लिश करते रहेंगे, आप देखते रहें। कोई समस्या हो ज़रूर बताएं।